हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने शैव धर्म, शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म को पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग अब शुरुआत में जाएंगे, है ना, इतिहास की, प्राचीन इतिहास की शुरुआत में जाएंगे। तो देखा था भारत का इतिहास 3 भागों में डिवाइड था, है ना। पहला था प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्य भारत का इतिहास, तीसरा था आधुनिक भारत का, है ना। 3 ये इतिहास। तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था, है ना, क्या था? धार्मिक आंदोलन, है ना, जिनमें क्या क्या हम देखा था? बौद्ध धर्म देखे थे, जैन धर्म, है ना, वैष्णव, भागवत, है ना, शैव, शाक्त, है ना। ये कुछ हम लोगों ने धर्म एवं संप्रदाय देखे थे। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्राचीन भारत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा आपका एक ओवरव्यू बन जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। चलिए, तो देखिए प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। पहला है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में 2 हैं, 2 पार्ट रहेंगे, है ना। एक ऋग वैदिक काल रहेगा, ठीक, और दूसरा रहेगा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। फिर हम लोग इसमें तीसरा देखेंगे महाजनपद। देखा 16 महाजनपद थे, महाजनपद काल, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला टॉपिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, धार्मिक आंदोलन, ठीक है ना, ये भी पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य काल, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, सब इतिहास, मौर्य काल, ठीक है। फिर मौर्य काल के बाद हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल, ठीक है। इसी को क्या पूर्व गुप्त काल भी कहा जाता है, पूर्व गुप्त काल, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। और क्या रहेगा इसमें? मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, ठीक, और देखेंगे फिर पूर्व मध्यकाल, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे, ठीक है। अब चलिए शुरुआत थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद तो पहले इतिहास है क्या, है ना। इतिहास, ठीक है, इतिहास या हिस्ट्री, है ना। तो ये क्या है? मानव सभ्यता या मानव जीवन, है ना, मानव सभ्यता के जीवन में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है। तो ये इतिहास की डिफिनीशन हो गई, है ना। मानव सभ्यता के जीवन में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब फिर इतिहास जो शब्द है वो हेरोडोट्स ने दिया था, हेरोडोट्स, ठीक है।
हेरोडोटस ने दिया था। ये क्या थे? ये यूनान के इतिहास वेत्ता थे, है ना, इतिहास वेत्ता। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। एक सेकंड, इन्हें इतिहास का पिता, इतिहास का पिता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी हम लोग देख लिए हैं ना। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं। अब देखिए क्या माना जाता है कि जो धरती है वो लगभग 6 अरब 5.5 अरब वर्ष पुरानी है ना। तो मानव जीवन कब से शुरू हुआ, इसके संबंध में जो एग्जैक्ट है वो जानकारी नहीं है कि कब से मानव जीवन अस्तित्व में आया, लेकिन फिर भी है ना ऐसा मानते, ये तो माना जाता है कि पहले क्या था, प्रीमेट्स थे, है ना, जिन्हें हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। फिर इनका विकास होते होते होमोसेपियन, ठीक है, है ना, जिन्हें हम आधुनिक मानव या विकसित मानव के रूप में जानते हैं। ठीक है, के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो धरती में मानव का अस्तित्व है वो आदि मानव के रूप में आया पहले, फिर वो विकसित सभ्यताएं विकसित होते होते वो वर्तमान में आधुनिक मानव या होमोसेपियन के रूप में, जिसे हम जानते हैं, वो मानव का अस्तित्व के रूप में आ जाता है ना। चलिए, और आदि मानव का क्या है, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व आगमन हुआ था। ठीक है ना, होमोसेपियन या आधुनिक मानव का 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व धरती में इनका उद्भव हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा एक फैक्ट है, इसको देख लेंगे। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग काल विभाजन, है ना, इतिहास का शुरुआत रहेगी। तो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है ना। कौन कौन से विभाग देखिए, पहला है प्रागैतिहासिक, है ना, प्रागैतिहासिक है ना। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये जो इतिहास का काल विभाजन है वो 3 रूपों में किया गया है, 3 भागों में। पहला है, ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और फिर ऐतिहासिक। इतिहास की जानकारी के स्रोत, इतिहास की तो हमें इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से प्राप्त होते हैं? पहले देखिए, धार्मिक स्रोत,
धार्मिक स्रोत, दूसरे हैं ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, तीसरा हो गया पुरातात्विक साक्ष्य, तीसरा हो गया पुरातात्विक साक्ष्य, और चौथा पॉइंट क्या है कि यात्रा विधान है ना, यात्रियों की यात्रा विधान। क्या हुआ था कि बहुत सारे यात्री जिनका नाम जानते हैं आप, मेगस्थनी, कल हम लोग देख रहे थे मेगस्थनी यमन के राजदूत था, है ना, वह सभी इंसान यानी ये सब जो आए थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है यात्रियों के इतिहास का, यात्रा विधान। तो ये चार प्रमुख स्रोत है इतिहास की जानकारी। आज इतिहास की जानकारी प्रमुख चार स्रोत कौन कौन से हैं? तो धार्मिक स्रोत हो गए, ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और यात्रियों की यात्रा विधान। ठीक है, तो हम लोग धार्मिक स्रोत में देख लेते हैं कि धार्मिक स्रोत कौन कौन से। जैसे हम लोग देखते थे कि बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य जो है ना, बौद्ध एवं जैन साहित्य, बौद्ध जैन साहित्य है ना, और क्या वैदिक काल में लोग ब्राह्मण ग्रंथ देखते थे, है ना, वेद उपनिषद, ये वेद उपनिषद अरण्य, तो ये हो गए धार्मिक स्रोत जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर ऐतिहासिक स्रोत हो गए कि क्या है, और बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम जानते हैं, अर्थशास्त्र हो गया, मुद्रा राक्षस हो गई। ठीक है, तो इस तरह के ऐतिहासिक प्रमाण के भी स्रोत प्राप्त होते हैं। इस तरह बहुत सारे प्रकार हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग जानते हैं कि जो चीजें हमें खनन से प्राप्त होती हैं, है ना, मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए, वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में, है ना, मूर्तियां मिली हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, भवन, है ना, इनके साक्ष्य लोगों को मिले हैं, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। फिर यात्रियों की यात्रा वृत्तांत हो गए, है ना, मेगास्थनीज जैसे पुस्तक है इंडिका, है ना। तो इस तरह से यात्रियों की यात्रा वृत्तांत से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर चार पॉइंट देख लिए कि इतिहास की जानकारी चार प्रमुख स्रोत हैं, धार्मिक स्रोत हो गए, है ना, बौद्ध जैन साहित्य, वेद उपनिषद अरण्य, ऐतिहासिक स्रोत हैं, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इस तरह है, और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यात्रियों की यात्रा विधान से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये चार पॉइंट हम लोग देख लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में तीन प्रमुख युग हैं, पाषाण युग, पाषाण एज, और क्या है, कांस्य युग, कांस्य युग और लौह युग। ठीक है, तो यहाँ पाषाण युग मतलब ये है कि यहाँ जब मानव था तो वो क्या करता था, पाषाण पत्थर का उपयोग करता था, है ना, पत्थर का उपयोग करता था। कांस्य युग में कांसे का उपयोग हुआ है, कांसे, तांबा टिंकी मिश्र धातु, कांसे का उपयोग। और लौह युग में लोहे का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लोहे का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये युग विभाजन है। अब थोड़ा सा हम लोग पाषाण युग को देख लेंगे, है ना, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पाषाण युग का हम लोग थोड़ा सा देखते हैं।
तीन भाग जिनके विभाजित है पाषाण युग के, है ना? कौन कौन से? एक पहला है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और एक नव पाषाण। तो पाषाण युग का तीन भागों में विभाजन है। इसका थोड़ा सा कालखंड हम लोग देख लेंगे, है ना? तो इसका कालखंड मिलता है 25 लाख BC से 10,000 BC तक, ये पूरा पाषाण काल है। उसके बाद है 10,000 से और यहाँ पर ये मध्य पाषाण काल और पाषाण काल के युग लगभग सेम ही है ना? तो ये भी ये साथ में पैरेलल ये दोनों युग चल रहे थे, है ना? कहीं कहीं सभ्यताएं ज्यादा विकसित थी तो वहां आप नव पाषाण समझ सकते हैं, और जहां कम विकसित थी वहां मध्य पाषाण। तो इनका कालखंड का जो विभाजन वो स्पष्ट नहीं मिलेगा, है ना? लगभग सेम ही मिलेगा। तो ये थोड़ा कालखंड विभाजन हो गया। अब चलिए इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज है ये हम लोग देख लेते हैं। कालखंड हम लोगों ने जान लिया। अब चलिए इसमें क्या था कि जब मनुष्य प्रथम जब आया धरती में तो वो सबसे पहले क्या पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया, है ना? उससे ये अपना शिकार करता था। अभी तो पहला हो गया। और पूरा पाषाण में आज मानव जिसको हम जानते हैं उस तरह का मानव का जीवन था, है ना? सबसे आदिम रूप से मानव निवास करता था और इस युग में सबसे ज्यादा समय तक मानव रहा है ना? तो पहला पॉइंट हो गया कि सबसे लंबी अवधि तक दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि जब शुरू मानव आया तो वो आखेट करता था ना, शिकार करता था, तो आखेट से अपना भोजन करता था। आखेट तीसरी चीज इसमें प्रमुख चीज है कि आग का आविष्कार हो गया था, है ना? आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन आग का प्रयोग का जो उपयोग है वो उतना प्रचलित नहीं था, है ना? तो उपयोग नहीं हुआ था, लेकिन आविष्कार हो गया था आग का आविष्कार। ठीक है। और क्या था कि तब मानव क्या था, खाना बदोश, जिसको मतलब वो अपना इधर से उधर स्थान बदलता रहता था, अन्य जीवों के भय से इधर उधर जाता रहता था, तो ये खाना बदोश जीवन था, है ना? और दो और चीजें हैं कि मतलब कृषि और पशुपालन का विकास नहीं हुआ था तब तक, है। तो यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन का विकास नहीं था। तो ये हो गया पूरा पाषाण।
पहली बात, सबसे लंबी अवधि तक मानव जीवन यहीं पर व्यतीत किया है ना, इस युग में। दूसरा है आखेटक के रूप में अपन जीवन यापन करता था, भोजन के लिए आखेट करता था, है ना। आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन आग का बहुतायत प्रयोग प्रचलित नहीं था, है ना। फिर तीसरा हो गया आग का आविष्कार। चौथा, वो खाना बदोश जीवन यापन करता था। और पांचवा नंबर, कृषि में पशुपालन का विकास नहीं हुआ था। फिर मध्य पाषाण में जो प्रमुख चीजें वो हम लोग देखते हैं, है ना। इसमें क्या है कि आग का प्रयोग होने लगा था, आग का बहुतायत प्रयोग प्रचलित हो गया था। तो ये पॉइंट हो गया, आग का प्रयोग प्रचलित हो गया था, है ना। और पशुपालन में पहली बार यहाँ पर पशुपालन हुआ, है ना। पहला पशु जिसको पाला गया था वो कुत्ता था, लोग जानते हैं ना। तो पशुपालन की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई, है ना। लेकिन अभी यहाँ कृषि और क्या था, जो मतलब निवास स्थान जो था, एक व्यवस्थित रूप से मानव का निवास स्थान वो नहीं बना था, है ना। कृषि एवं व्यवस्थित निवास का भाव। तो ये हम लोग 3 पॉइंट देख लिए हैं ना। पशुपालन, यहाँ पर कुत्ता पहला जानवर पाला गया था ना, ये एक्सेप्ट होते हैं इसको थोड़ा। ये क्या कहते थे कि सुरक्षा के लिहाज से भी कुत्ते को इंसान अपने साथ रखने लगा है। तो पहला हो गया आग का बहुतायत उपयोग होने लगा था, है ना। आग की शुरुआत जो हुई थी, खोज हुई थी, वो पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन इनका प्रयोग मध्य पाषाण काल में प्रचलित हुआ, ठीक है। दूसरा है पशुपालन की शुरुआत, पहला पशु कुत्ता है। और कृषि एवं व्यवस्थित निवास स्थान का अभाव था तब, है ना। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ था, कृषि, है ना, कृषि की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। मनुष्य व्यवस्थित रूप से कृषि करने लगा था, शुरुआत हो गई थी। तो पहला पॉइंट हो गई, कृषि की शुरुआत हो गई थी। अब इन्होंने अपने निवास स्थान बना लिए थे, है ना, रहने के लिए। जब कृषि हो गई तो पशुपालन और निवास स्थान भी मनुष्य ने अपने व्यवस्थित कर लिए, है ना। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन और अन्य जीवों का भी पशुपालन किया जाने लगा, है ना। पशुपालन, निवास स्थान, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कृषि की शुरुआत हो गई, पशुपालन की भी शुरुआत हो गई थी जो मध्य पाषाण में, ये व्यवस्थित रूप से नवपाषाण में शुरुआत हो गई। और निवास स्थान भी मनुष्य ने बना लिए थे, अब एक जो खाना बदोश जीवन था मनुष्य ने उसका त्याग कर दिया था, ठीक है। और एक चीज और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पहिए का आविष्कार, है ना। पहिए का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पहिए का आविष्कार। तो ये नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ देखी कि आग का आविष्कार, 2 आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण, उसको देख लें। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में यहाँ पशुपालन का आविष्कार हुआ, पहला जानवर कुत्ता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पशुपालन को व्यवस्थित रूप और निवास स्थान व्यवस्थित रूप से बनाए, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी ये जो पॉइंट लिखे हैं इसको आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा और है, ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका पूरा पाषाण का भी काल विभाजन है। पहला उच्च, है ना, और मध्य और निम्न। तो क्या है, उसमें पत्थरों को उपयोग के आधार पर विभाजन किया गया था। तो ये हम लोग इसको नहीं देखेंगे, है ना। यहाँ पर ये हम लोग प्रमुख रूप से देख लेते 3 विभाजन। तो पूरा पाषाण काल पहला है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण।
तो ये हम लोगों का इतिहास का प्रारंभिक जानकारी हो गई और इतिहास के स्रोत हो गए, कौन कौन से स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है इतिहास की जानकारी। और अब हम इतिहास के चैप्टर में जाएंगे। पहला हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो चलिए हम लोग इसको अब देख लेते हैं आगे, है ना। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से क्या चीज़ है कि यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य बता दिए आपको, सिक्के, मूर्तियाँ, है ना, ये सब चीज़ें जो खनन से प्राप्त होती हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, तात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, परंतु लिखित जानकारी नहीं प्राप्त होती। लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते, ठीक है ना। तो मतलब इनका जो आधार है कि मतलब ये प्रागैतिहासिक काल जो है उसके विषय में हमें जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से मिलती है ना। तो यहाँ केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक प्राप्त होते हैं और लिखित या लिपिबद्ध साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है ना। लिखित साक्ष्य मिलते हैं परंतु लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। और ऐतिहासिक में क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिपिबद्ध साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। और जो लिपिबद्ध साक्ष्य हैं उन्हें पढ़ा भी जा सका है ना। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से समझ गए आप लोग कि प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया और ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, अब इसके थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पाषाण युग इसका एग्जाम्पल है ना। स्टोन एज, पाषाण युग के नाम से जानते हैं ना। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें आज तक उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है कि क्या थी, है ना। तो ये हड़प्पा सभ्यता हो गई। और जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं यहाँ इनके उदाहरण हैं वैदिक काल, है ना, वैदिक काल, और जितने भी धार्मिक काल हैं, है ना, बौद्ध, जैन, बौद्ध काल, महाजनपद काल, है ना, जिनकी जो लिखित साक्ष्य है उनको पढ़ा भी जा सका है। तो यहाँ पर ये उदाहरण हो गए। तो प्रागैतिहासिक काल हमने देखा, आद्य ऐतिहासिक देखा, ऐतिहासिक देखा। जिन चीज़ आपने समझी, वहाँ केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। यहाँ पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। और यहाँ पर लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिलते हैं और दोनों को पढ़ा जा सका है, लिखा और समझा जा सका है ना।
तो उदाहरण में हम देखा पाषाण युग है, हड़प्पा सभ्यता है और बौद्ध काल और ये है ना। ठीक है, दो चीज़ें और देख लेंगे, दो नाम हैं। पहला है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक, पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। ठीक है, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने भारत में पुरातत्व जो डिपार्टमेंट है उसकी शुरुआत की है ना। तो ये ब्रिटिश हैं, इनका नाम याद रखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम है ना। और एक हैं रॉबर्ट क्रूसफुट, रॉबर्ट क्रूसफुट है ना। ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल, भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक कहे जाते हैं ना। प्रागैतिहासिक काल की जो खोजें हुई हैं वो इनके सर्वेक्षण में हुई, प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो दो नाम हो गए आपके। पहला हो गया अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक हैं, और रॉबर्ट क्रूसफुट हैं जो प्रागैतिहासिक काल के जनक है। दो ये नाम आप लोग। तो हम लोग अब आगे अगली क्लास में हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानेंगे है ना। तो अभी शुरुआत हो गई प्राचीन भारत की, अब आगे क्लास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।